ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 98। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि एक एक करके सभी ग्रेट फैमिलीज चली जाती है। ग्रेट हॉल खाली हो गया था सिवाय ड्यूक हुआई का साथ देने वाले घुटने टेके हुए उन नोबल्स के, जिनके माथे ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। युनचे ने उन पर बिना किसी दया के एक नजर डाली, फिर उठा और स्टोन रूम की तरफ चल पड़ा, जहां कुछ समय पहले ही लिटिल डीमन एम्प्रेस गई थी। अब आगे जैसे ही ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन डीमन इंपीरियल हॉल से बाहर निकला, उसे बधाई देने और खुशामद करने वालों की भीड़ ने घेर लिया। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे चलते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में तैर रहा हो। सालों तक उसके परिवार ने अपनी बेटी और शाओयुन के मामले पर ताने सहे थे। अब वही लोग उसकी चापलूसी कर रहे थे और अंडर हेवन क्लैन का स्टेटस आसमान छू रहा था। युन फैमिली का बास्टर्ड चाइल्ड अब एक किंग बन गया था और परिवार अपनी बेटियों को उसकी कंक्यूबाइंस बनाने के लिए भी एक दूसरे पर गिर रहे होते। सुशंगनान ने युन चिंगहोंग से मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर युन, बधाई हो। युन चिंगहोंग ने जवाब दिया, शुक्रिया बिग ब्रदर सू। मुझे उम्मीद है कि आप कल शौहर के किंगशिप बिस्टोमेंट सेरेमोनी में आकर हमारा मान बढ़ाएंगे। सू शंगनान हंसा। वो कहता है, बिल्कुल, मुझे चिंता थी कि आप अपनी चोट के कारण आज की सेरेमनी मिस कर देंगे, लेकिन आपका कॉम्प्लेक्शन तो कमाल का हेल्दी है। युन चिंगहोंग मुस्कुराया। वो कहता है, चेयर को कुछ मेडिकल स्किल्स आते हैं। मैं अब खतरे से बाहर हूं और जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। सुशंगनान चौंक गया। वो कहता है, ठीक हो जाएंगे ब्लड एसेंस खोने से? ऐसी अफवाह थी कि नेफ्यू युन ने सिर्फ 2 महीनों में आपकी और आपकी पत्नी की चोटें ठीक कर दी थीं। क्या यह सच था? युन चिंगहोंग हंसा। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। वो कहता है, हा हा हा, अपने प्रोफाउंड आर्ट्स के मुकाबले युनचे शायद मेडिसिन के आर्ट में और भी बेहतर है। सुशंगनान हैरान खड़ा रहा। युनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ पहले से ही उसके पिता से ज्यादा मानी जाती थी, लेकिन उसके मेडिकल स्किल्स उससे भी ज्यादा थे। यह खबर कि युनचे ने ऐसी चोटें ठीक कर दी थीं जिन्हें रियल्म के टॉप डॉक्टर्स ने लाइलाज मान लिया था, बाहर जमा भीड़ में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक कहानी जिसे एक गर्वित पिता ने गैर जिम्मेदारी से बढ़ा चढ़ाकर बताया था। अपनी इस नई शोहरत से बेखबर युनचे बैरियर से गुजरकर उस गुप्त पत्थर के कमरे में गया जहां लिटिल डीमन एम्प्रेस इंतजार कर रही थी। चैम्बर काफी बड़ा था। छत पर एक प्योर सोने का गोल्डन क्रो का सिलुएट था और गार्डियन फैमिलीज के लिए 12 पत्थर के टेबल सेट्स थे। एक ठंडी खूनी माहौल हवा में भरा हुआ था। उसने अपनी पीठ उसकी तरफ करके पूछा। उसकी आइस कोल्ड आवाज में गुस्सा छुपा हुआ था। तुम यहां क्या कर रहे हो? युनचे ने एक छोटी सी जेड की बोतल निकाली। वो कहता है, मैं इस बात से परेशान था कि पिछली बार बनाई हुई मेडिसिन ने आपको गुस्सा दिला दिया। मैंने आपके मानसिक तनाव को कम करने और आपकी एनर्जी को शांत करने के लिए कुछ बनाया है। उसने बेपरवाही से पूछा, बस इतना ही? युनचे कहता है, इसे हेवनली जेड ड्यू कहते हैं। इसके एक औरत के शरीर के लिए भी फायदे हैं। रोज 1 बूंद लीजिए और 1 महीने से भी कम समय में आप निश्चित रूप से। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसने उसके हाथ से बॉटल छीन ली और उसे दूर रख दिया। वो कहती है, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तुम जा सकते हो। उसके दिमाग के अंदर जैस्मिन ने गालियों की बौछार कर दी। वो कहती है, घटिया, बेशर्म, गंदे बीस्ट। लिटिल डीमन एम्प्रेस एक एक करके उन नोवेल का फैसला करने लगी जो ड्यूक हुआई का साथ देकर उसके खिलाफ हो गए थे। कुछ को उसने मार दिया, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लिटिल डीमन एम्प्रेस ने छोड़ दिया था, जैसे ड्यूक सन, ज्यू फंक्वी। लेकिन उसके बदले उसने उनकी सोल पर स्लेव इम्प्रिंट्स लगा दिया था ताकि वो दोबारा गद्दारी ना कर पाए। सूरज ढलने तक सारे फैसले हो चुके थे। 50 से ज्यादा स्लेव इम्प्रिंट्स लगाने में लिटिल डीमन एम्प्रेस को भी थका दिया था, लेकिन उसका जिद्दी घमंड उसे कोई थकान नहीं दिखाने दे रहा था, खासकर युनचे के सामने। उसने ठंडी आवाज में कहा। उसकी पीठ युनचे की तरफ थी। इस एम्प्रेस ने वो कर दिया जो तुम चाहते थे, अब तुम जा सकते हो। जिस पर युनचे कहता है, एम्प्रेस बनने से पहले आप प्रिंसेस कई थीं। आपने मरे हुओं का शोक मनाने के लिए 100 साल तक ग्रे रंग के कपड़े पहने। अब जबकि आपने उनका बदला ले लिया है, शायद आपको अब यह पहनने की जरूरत नहीं है। आप इल्यूजरी डीमन रियल्म की नंबर 1 ब्यूटी हैं। हालांकि ये सादे कपड़े आपकी सुंदरता को नहीं छिपा सकते। आप किसी और चीज में इतनी अच्छी दिखेंगी कि स्वर्ग भी आपसे जलने लगेगा। लिटिल डीमन एम्प्रेस हल्का सा मुड़ी और बेपरवाही से पूछा, तो तुम्हारे ख्याल से इस एम्प्रेस को क्या पहनना चाहिए? युनचे ने सोचते हुए कहा, मैंने आपको कभी दूसरे कपड़ों में नहीं देखा है। हालांकि अगर मुझे कहना ही पड़े, आप बिना कपड़ों के बहुत अच्छी लगती हैं।
सबके बाद ड्यूक शू की बारी आई और उन्हें माफ कर दिया गया, क्योंकि वो ड्यूक हुआई के साथ तभी मिले थे जब उन्हें लगा कि लिटिल डीमन एम्प्रेस मर चुकी हैं। इस फैसले से वो खुश तो थे, पर अभी भी उसके टेरिफाइंग प्रेजेंस से कांप रहे थे। वो और उनके आदमी जल्दी से डीमन इंपीरियल हॉल से दूर भागने लगे, पर तभी उनके पीछे एक कान फाड़ देने वाला एक्सप्लोजन हुआ जिसने जमीन हिला दी। एक फिगर एकदम मीटियोर की तरह हवा में उड़ता हुआ आया और उनके ठीक आगे जमीन से टकराकर एक बड़ा सा गड्ढा बना गया। ड्यूक शू और उनके आदमी हैरान होकर बस देखते रह गए। ये शख्स साफ साफ डीमन इंपीरियल हॉल की तरफ से ही उड़कर आया था। युनचे धूल से भरे गड्ढे से बाहर निकला और अपने फटे हुए कपड़े झाड़े। वो धीरे से बड़बड़ाया, ये औरत अभी भी उतनी ही खतरनाक है। तभी उसने देखा कि ड्यूक शू के पैलेस के लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। युनचे का मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ, पर उसने शांति से कहा, अच्छा तो ड्यूक शू आप हैं? लिटिल डीमन एम्प्रेस कह रही थी कि यहां की जमीन ठीक करवाने की जरूरत है। मैं तो बस उनके लिए टेस्ट कर रहा था। लगता है वो सही थी। डीमन इंपीरियल हॉल के इतने पास की जगह के प्रोफाउंड जेड को और भी हायर क्वालिटी का होना चाहिए। ड्यूक शू, जो अभी तक शॉक में थे, जल्दी से बोले, जी जी, यंग पेट्रियार्क युन बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने बिल्कुल सही नोटिस किया। मैं इसे तुरंत हायर क्वालिटी येलो प्रोफाउंड जेड से रिपेयर करवाता हूं। युनचे ने सर हिलाया। तो ये काम मैं आप पर छोड़ता हूं। मुझे और भी काम है, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। इतना कहकर वो पलटा और कैजुअली वहां से निकल गया। युनचे ने अपने फादर युनचिंग होंग को सब कुछ बताया कि कैसे लिटिल डीमन एम्प्रेस ने गार्डियन फैमिलीज और ड्यूक पैलेसेस के साथ डील किया। सारी डिटेल्स सुनकर युनचिंग होंग शॉक में थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने फ्यूचर के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाया है। फिर युनचिंग होंग खुशी से हंसने लगे। चेयर, मैंने गलती से तुम्हारी मेडिकल स्किल्स के बारे में सबको बता दिया है, तो तैयार रहना। युनचे जानता था कि उनके फादर ने यह जानबूझकर किया है। फिर युनचे ने स्काई पॉइजन पर्ल से एक व्हाइट जेड बॉक्स निकाला और अपने फादर को दे दिया। इसके अंदर 100 ओवरलॉर्ड पिल हैं। इसमें से 11 शाओयुन को दे देना, एक उसके लिए और 10 अंडर हेवन फैमिली के लिए बिट्रोथल गिफ्ट के तौर पर। बाकी हमारी फैमिली के बेस्ट यंग डिसाइपल्स को दे सकते हैं। 100 ओवरलॉर्ड पिल। यह शब्द सुनते ही युनचिंग होंग का दिमाग सुन्न हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। उन्होंने शॉक में पूछा, तुमने क्या कहा? इस बॉक्स में क्या है? युनचे ने कंफर्म किया, ओवरलॉर्ड पिल, पूरे 100, न एक कम न एक ज्यादा। युनचिंग होंग ने बॉक्स खोला और हाई क्वालिटी मेडिसिन की प्योर और डेंस खुशबू उनसे टकराई। उन्होंने खुशबू तुरंत पहचान ली। उन्होंने धीरे से एक पिल उठाई। वो देखने में उन ओवरलॉर्ड पिल जैसी ही थी जो वो जानते थे, पर यह ज्यादा गोल थी और इसका ऑरा बहुत ज्यादा प्योर था। जब उन्होंने उसमें थोड़ी प्रोफाउंड एनर्जी डाली तो उनका चेहरा हैरानी से भर गया। ये एकदम परफेक्ट क्वालिटी की ओवरलॉर्ड पिल थी। वो एक के बाद एक पिल चेक करते गए और उनकी हैरानी बढ़ती गई। आखिर में उन्होंने बॉक्स बंद किया और बिना कुछ बोले बस युनचे को घूरते रहे। युनचे हंसा, मेरी मेडिसिन रिफाइनिंग मेरी मेडिकल आर्ट से भी बेहतर है। जब तक मेरे पास इंग्रेडिएंट्स और फॉर्मूला है, मैं कोई भी मेडिसिन परफेक्टली और बिना फेल हुए रिफाइन कर सकता हूं। हमारे युन फैमिली के मेडिसिन पवेलियन में इतने इंग्रेडिएंट्स हैं कि ऐसी हजारों पिल बनाई जा सकती हैं। युनचिंग होंग को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं। ड्यूक बाओचिंग के पैलेस को एक ओवरलॉर्ड पिल रिफाइन करने में 50 साल लग जाते थे, और यहां युनचे उन्हें मास प्रोड्यूस करने की बात ऐसे कर रहा था जैसे ये कुछ भी ना हो। वो हंस पड़े। उनके दिल में अभी भी शौक था। चेयर, तुम मुझे लगातार हैरान करते रहते हो। तुम्हें लिटिल मॉन्स्टर कहना गलत नहीं होगा। युनचे भी हंसा। अगर मैं लिटिल मॉन्स्टर हूं तो क्या इसका मतलब फादर एक बिग मॉन्स्टर नहीं है? और मदर भी इसमें शामिल हो गई। युनचिंग होंग जोर से हंसने लगे। युनचे ने फिर पूछा, शाओयुन कहां है? युनचिंग होंग हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो कल्टीवेशन कर रहा होगा। वो हमेशा से बहुत मेहनती रहा है। एक गहरी सांस लेने के बाद युनचे ने अचानक कहा, फादर, मैं हमारी फैमिली की पर्पल क्लाउड आर्ट को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। युनचिंग होंग हैरान हुए पर खुश भी। बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही टॉप टियर आइस और फायर प्रोफाउंड आर्ट्स हैं। एक तीसरा लाइटनिंग जैसा अनस्टेबल एलिमेंट ऐड करना शायद फायदेमंद न हो। युनचे ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं युन फैमिली का डिसेंडेंट हूं और मुझे हमारी प्रोफाउंड आर्ट सीखनी ही चाहिए। वैसे भी मुझे इस वक्त एक लाइटनिंग आर्ट की जरूरत है। जो एलिमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दूसरों को अफेक्ट करते हैं वो मेरी बॉडी में नहीं होंगे। उसे वो इविल गॉड लाइटनिंग सीड इस्तेमाल करने का एक तरीका चाहिए था जो उसे मिला था। अपने बेटे के इस अजीब कॉन्फिडेंस से एक बार फिर हैरान होकर
युनचिंग होंग ने बस उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो युनचे को एंसेस्ट्रल मॉन्यूमेंट के नीचे एक छुपे हुए अंधेरे कमरे में ले गए। युनचिंग होंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक सायोन प्रोफाउंड हैंडल उड़कर दीवार से जा टकराया। एक पर्पल लाइट चमकी और दीवार पर प्रोफाउंड राइटिंग का एक बड़ा सा हिस्सा दिखने लगा। हवा में लाइटनिंग एनर्जी की सरसराहट होने लगी। युनचिंग होंग ने समझाया, यह हमारी युन फैमिली की पर्पल क्लाउड आर्ट है। सिर्फ हमारा प्रोफाउंड हैंडल ही इसे दिखा सकता है। वो युनचे को लाइटनिंग एनर्जी की अस्थिरता और एक टैबू टेक्निक के बारे में चेतावनी देने ही वाले थे, जो उनके खुद के फादर ने उन्हें मना की थी, पर जल्द ही वो बोलते बोलते रुक गए। वो युनचे को देखने के लिए मुड़े और बिल्कुल हैरान रह गए। युनचे एकदम शांत झील की तरह मोशनलेस खड़ा था। उसने अपने सारे सेंसेस बंद कर दिए थे और प्योर एनलाइटनमेंट की स्टेट में चला गया था। युनचिंग होंग का मुंह खुला का खुला रह गया। पर्पल क्लाउड आर्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। उनके अपने टैलेंट के बावजूद उन्हें खुद इसके बेसिक समझने में 1 महीना लग गया था, और युनचे बस 100 सांस लेने के टाइम से फॉर्मूला को देख रहा था। क्या उसने सच में लाइटनिंग के प्रोफाउंड लॉस को एक ही झलक में समझ लिया था? युनचे के चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग की लकीरें घूम रही थीं। ये लकीरें तेजी से बढ़कर सैकड़ों फिर हजारों में बदल गईं, और जल्द ही युनचे गुस्से वाली केओटिक लाइटनिंग में नहाया हुआ था। युनचे ने धीरे से अपनी हथेलियां उठाईं। एक मुट्ठी के साइज का डीप पर्पल लाइटनिंग का गोला बना, जो एक एनर्जी बॉल से ज्यादा एक जिंदा प्राणी जैसा फील हो रहा था। युनचिंग होंग की सांस अटक गई जब उसने ये शब्द बोले, एक लाइटनिंग स्पिरिट। युनचिंग होंग को अपना पहला लाइटनिंग स्पिरिट बनाने में 30 साल लगे थे। एक ऐसी अचीवमेंट जिसने पूरे शहर को हैरान कर दिया था, और यहां युनचे ने पहली ही कोशिश में 45 मिनट से भी कम टाइम में यह कर दिखाया था। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह एक कल्पना जैसा था। हैरान होकर युनचिंग होंग उस सीक्रेट रूम से बाहर निकल गए और दरवाजे पर एक ऐसा बैरियर लगा दिया जो सिर्फ किसी को बाहर निकलने देगा। एक दिन युनचे सीक्रेट रूम से बाहर निकला और उसे एक बहुत ही डेंस स्पिरिचुअल ऑरा फील हुई। उस ऑरा ने तुरंत उसकी थकान मिटा दी, उसके सेंसेस तेज कर दिए और उसकी नसों में प्रोफाउंड एनर्जी को जगा दिया। युनचे उस ऑरा का पीछा करते हुए ग्रेट असेंबली हॉल तक पहुंचा, जहां युनचिंग होंग और एल्डर्स 1 दर्जन से ज्यादा ब्लैक प्रोफाउंड जेड बॉक्सेस के आसपास जमा थे। युनचिंग होंग मुस्कुराए और बोले, चेयर, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए। ये 7 फैमिलीज से मिले हुए पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल्स हैं, टोटल साढ़े 17 किलोग्राम्स। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने ड्यूक हुआई के पैलेस से जब्त किए गए साढ़े 12 किलोग्राम्स भी हमें दे दिए हैं। इस तरह ये टोटल 30 किलोग्राम्स हैं। युनद्वंशी ने हल्के से हंसते हुए कहा, यंग पैट्रियार्क, ये क्रिस्टल्स हमें आपकी वजह से मिले हैं। हम सब इस बात पर सहमत हैं कि सिर्फ आपको ही यह डिसाइड करने का हक है कि इनका क्या करना है। युनचे ने सीधे कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं साफ साफ कहता हूं, मुझे एक इंपॉर्टेंट रीजन के लिए इसकी बड़ी क्वांटिटी चाहिए। मैं 15 किलोग्राम्स लूंगा और बाकी 15 फैमिली के होंगे। क्या सब सहमत हैं? युन वेटियन जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, यंग पेट्रियार्क, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप पूरे 30 किलोग्राम्स भी ले लेते तो भी किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। फैमिली के लिए आधा छोड़ना तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। युनचे ने सम्मान से इसे स्वीकार किया और 15 किलोग्राम्स स्काई पॉइजन पर्ल में स्टोर कर लिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। जैस्मिन को जो 35 किलोग्राम्स पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल चाहिए थे, वो युनचे के लिए कभी एक नामुमकिन सा गोल लगता था। अब उसने एक ही झटके में 15 किलोग्राम्स हासिल कर लिए थे। युनचे ने संतुष्टि से अनाउंस किया, हमें अभी भी 20 किलोग्राम्स और चाहिए। 6 साल पहले 35 किलोग्राम्स का ख्याल ही मुझे डरा देता था। अब मुझे एक साथ इतना कुछ मिल गया। मुझे आधा फैमिली के लिए छोड़ना पड़ा, पर चिंता मत करो, बाकी का मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैस्मिन ने एक अजीब टोन में पूछा, तुम्हारा मतलब ये 15 किलोग्राम्स मेरे लिए हैं? युनचे ने कंफर्म किया, बिल्कुल, मैंने शुरू से ही तुमसे 35 किलोग्राम्स का वादा किया था। जैस्मिन ने आराम से जवाब दिया, क्या तुम जानते भी हो कि इस क्रिस्टल के 15 किलोग्राम्स का मतलब क्या है? इससे 100 ग्रैंड प्रोफाउंड फॉर्मेशंस बनाए जा सकते हैं। एक प्रोफाउंड आर्क को सदियों तक पावर मिल सकती है, या अनगिनत हाई ग्रेड स्पिरिचुअल मेडिसिन्स रिफाइन किए जा सकते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी यूनिक बॉडी के साथ तुम इसकी एनर्जी को डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हो। तुम बिना कल्टीवेट किए ही कुछ डेकेड्स में सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के पीक को तोड़ सकते हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम ये सब मेरे लिए छोड़ना चाहते हो? जैस्मिन जानती थी कि किसी और प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर के लिए पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल से सीधे एनर्जी अब्सॉर्ब करना मौत का कारण बनेगा। पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन युनचे अलग था। ड्रैगन गॉड की बॉडी और दूसरे प्रोटेक्शंस के साथ वो एनर्जी को सीधे अब्सॉर्ब कर सकता था
जो किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए एक न टाल पाने वाला लालच था। युनचे ने कहा, जब तक मैं तुम्हारे लिए पूरे 35 किलोग्राम जमा नहीं कर लेता, मैं एक टुकड़ा भी नहीं छूंगा, जब तक कि किसी की जान बचाने की बात ना हो। कुछ देर की शांति के बाद जस्मिन ने हल्के से नाक सिकोड़ी। लगता है तुम आखिरकार इंसान ही हो। युनचे चिल्लाया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्या मतलब आखिरकार इंसान ही हो? क्या मैं तुम्हारी नजरों में पहले एक बीस्ट था? जस्मिन ने ताना मारा। तो क्या नहीं हो? दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर लाइट के हेलोस देखते हैं, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बीस्ट जैसी नीच और बेशरम हरकतें मुझसे छिपा सकते हो? युनचे का चेहरा लाल हो गया और वो कुछ बोल नहीं पाया। अगले दिन सू श्यांगनान और सू जिजान युन फैमिली के यहां मिलने आए। युन चिंगहोंग ने उनसे मुलाकात की और सू श्यांगनान ने सावधानी से पूछा कि क्या युनचे वहां है। उन्होंने बताया कि उनके फादर सू होंगबो ने 1 सदी पहले अपने 3 ग्रेट प्रोफाउंड एंट्रेंसेस को बुरी तरह से डैमेज कर लिया था और ड्यूक हुआई की साजिशों के बारे में जानने के बाद उनकी हालत हाल ही में और खराब हो गई थी। सू जिजान ने झुककर कहा, अंकल युन, हमने यंग पेट्रियार्क युन की अनोखी मेडिकल स्किल्स के बारे में सुना है। उन्होंने आपकी सूखी हुई प्रोफाउंड वेन्स और उस जहर को ठीक कर दिया जो आपको 20 सालों से परेशान कर रहा था। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो मेरे ग्रैंडफादर की इंजरी का हल निकाल सकें। युन चिंगहोंग के बुलाने से पहले ही युनचे कमरे में दाखिल हो गया। उसने उनसे सीधे कहा, पेट्रियार्क सू, ब्रदर सू, मुझ में थोड़ी मेडिकल एबिलिटी है। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो यह करना मेरा फर्ज है। मुझे अभी आपके साथ सू फैमिली चलने की इजाजत दीजिए। सू फादर और सन, जो बस थोड़ी सी उम्मीद के साथ आए थे, अब उस उम्मीद को आसमान छूता हुआ फील कर रहे थे। सू फैमिली के घर पर युनचे को सू होंगबो के पास ले जाया गया, एक पावरफुल लेट स्टेज मोनार्क जिनका चेहरा पीला और ऑरा कमजोर थी। सू होंगबो ने तारीफ से कहा, क्या शानदार नौजवान है। यह एक नुकसान है कि मेरी इस कमजोर बॉडी ने मुझे तुम्हारे टैलेंट को देखने से रोक दिया। युनचे ने सम्मान से जवाब दिया, सीनियर की बातें कुछ ज्यादा ही हैं। पेट्रियार्क सू के रिक्वेस्ट पर मैं आपके प्रोफाउंड एंट्रेंसेस को चेक करने आया हूं। सू होंगबो ने आह भरते हुए कहा, मैं अपनी जवानी में बहुत घमंडी था और इसका कड़वा फल 100 सालों से खा रहा हूं। मैं आभारी हूं कि आप यहां आए, लेकिन अगर कुछ ना हो सके तो खुद को दोष मत देना। युनचे हल्के से मुस्कुराया। सीनियर सू, आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे देखने दीजिए। वो सू होंगबो के पीछे गया और अपनी 3 उंगलियां उनकी पीठ पर रखी, ठीक उनके हेवन गेट, अर्थ गेट और पैलेस गेट पर। उसने जल्दी से हालत को जांचा। एंट्रेंसेस बुरी तरह से इंजर्ड और ब्लॉक्ड थे, लेकिन क्रिपल्ड नहीं थे। उन्हें आराम से ठीक करना मुश्किल था, लेकिन उन्हें पहले खोलने से रिकवरी आसान हो जाती। किसी और के लिए यह नामुमकिन था, पर युनचे, जिसके पास स्काई पॉइजन पर्ल थी, उसके लिए यह आसान था। सू जिसान ने घबराहट में पूछा, ब्रदर युन, क्या आप कुछ कर सकते हैं? युनचे मुस्कुराया। चिंता मत कीजिए, यह उतना सीरियस नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। सीनियर सू, प्लीज रिलैक्स कीजिए और जो ऑरा आपकी प्रोफाउंड एनर्जी में दाखिल होगी उसका विरोध मत करना। युनचे की हथेली से एक ग्रीन लाइट चमकी और स्काई पॉइजन पर्ल की प्यूरिफाइंग एनर्जी सू होंगबो की प्रोफाउंड वेन्स में चली गई। सू होंगबो, जो पहले उदास थे, अचानक झटके से कांप उठे। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उनका शरीर जोर से कांपने लगा। सू श्यांगनान चिल्लाए, फादर, क्या हुआ? सू होंगबो के होंठ जोश से कांपने लगे। खुल गए। मेरे हेवन गेट, अर्थ गेट और पैलेस गेट सब खुल गए हैं। सू श्यांगनान और सू जिजान हैरान रह गए। सू श्यांगनान ने अपने फादर के शरीर पर हाथ रखा और कंफर्म किया। उनका चेहरा विश्वास न कर पाने वाले भाव से भर गया। एंट्रेंसेस का खुलना एक ऐसी चीज थी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। युनचे ने अपना हाथ हटा लिया। एंट्रेंसेस खुल गए हैं, लेकिन इंजरीज अभी भी हैं। अगर सीनियर सू अपनी प्रोफाउंड एनर्जी का 70% से ज्यादा इस्तेमाल ना करें तो ये 2 महीनों में अपने आप ठीक हो जानी चाहिए। इसे तेज करने के लिए मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूं। 15 दिन तक रोज एक डोज लीजिए और आप पूरी तरह से रिकवर हो जाने चाहिए। सू जिजान ने थूक निकला और कहा, 15 दिन? सू श्यांगनान ने कहा। उनकी हैरानी उनके जोश से भी ज्यादा थी। नेफ्यू युन, मैं जानता था कि आपकी मेडिकल स्किल्स अनोखी हैं, लेकिन यह तो दुनिया हिला देने वाली बात है। इस शहर के सारे जीनियस डॉक्टर्स आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हैं। युनचे ने विनम्रता से जवाब दिया, पेट्रियार्क सू मेरी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि सीनियर सू ठीक हैं, मैं अब चलता हूं। सू होंगबो बेड से कूद पड़े और उसे पकड़ लिया। छोटे भाई, तुम मुझ पर इतना बड़ा एहसान करके कैसे जा सकते हो? युनचे ने हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात थी।
मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं किसी और दिन मिलने आऊंगा। अलविदा। जैसे ही युनचे जाने के लिए मुड़ा, सू होंगबो पीछे से दहाड़े, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर इस शहर में किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे बताना, मैं खुद उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अगले दिन एक नए जोश से भरे सू होंगबो डीमन इंपीरियल सिटी में घूम रहे थे। ये खबर कि युनचे ने उनके प्रोफाउंड एंट्रेंसेस को पूरी तरह से खोल दिया है, एक तूफान की तरह फैल गई। जल्द ही ला इलाज बीमारियों वाले लोगों की भीड़ युन फैमिली के यहाँ आने लगी। युनचे ने सबका स्वागत किया और चाहे कोई भी बीमारी, चोट या जहर हो, उसने उन सबका हैरान कर देने वाली सफलता से इलाज किया। शहर के सबसे पावरफुल लोग हैरान और आभारी रह गए और उसे एक गॉड की तरह देखने लगे। युनचे के साथ रिश्ता रखना कई एग्जेम्प्ट फ्रॉम डेथ टैलिस्मन्स रखने जैसा था। थोड़े ही समय में उसकी प्रेस्टीज 12 पेट्रियार्क से भी आगे निकल गई। अब वो जहां भी जाता, यहां तक कि गार्डियन फैमिली के एल्डर्स और ड्यूक्स भी उसे प्रोएक्टिवली फ्रेंडली तरीके से ग्रीट करते थे और उस एक इंसान को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे जो उनकी जान बचा सकता था। इस दौरान युन फैमिली में गिफ्ट्स की तो जैसे लाइन ही लगी हुई थी, पर युनचे तब बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है जब सुजिसन कोई चीज नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन सुजिसी को लेकर पहुंच जाता है। बहन के लव से खोने का बहाना बनाकर सुजिसन उसे युनचे के पास छोड़कर सीधा भाग जाता है। यह सू फैमिली का एक बिल्कुल साफ और चालाक मूव था ताकि बाकी सबसे पहले वो मैरिज अलायंस पक्का कर सकें। युनचे उस लड़की के साथ पूरी दोपहर बिताता है, लेकिन बाद में अपनी मदर को यह बताकर हैरान कर देता है कि उसने सुजीची को अपनी फ्यूचर वाइफ नहीं बल्कि अडॉप्टेड सिस्टर बना लिया है। वो समझाता है कि उसकी लाइफ बहुत कैओटिक है और कन्फेस करता है कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर उसकी पहले से ही 2 वाइफ्स हैं। तभी उसकी माँ एक बॉम्बशेल फोड़ती है। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने उसे उस दोपहर सुजीची के साथ देख लिया था। अब समझ में आया कि जब वो एम्प्रेस से मिलने गया था तो उसने गुस्से में दफा हो जाओ क्यों कहा था। ये मौका देखकर युनचे उसकी जेलसी से काफी अम्यूज हो जाता है। वो एम्प्रेस को एक मैसेज भिजवाता है जिसमें वो कंफर्म करता है कि सुजिसी अब उसकी बहन है और फिर जानबूझकर उसे मिलना बंद कर देता है। वो बस ये देखना चाहता था कि वो कब तक कंट्रोल कर पाती है। 1 महीना बीत जाता है। इस टाइम में युनचे अपने फादर की रिकवरी पर फोकस करता है और क्लैन के अंदर एक सुपरस्टार बन जाता है। अपनी पावर और इजी गोइंग नेचर से वो आसानी से यंग फीमेल डिसाइपल्स को चार्म कर लेता है। ठीक तभी जब वो अडोरिंग लड़कियों के झुंड से घिरा होता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस वहां आ जाती है। उसका कोल्ड ऑरा आते ही पूरी क्राउड एकदम शांत हो जाती है। वो लड़कियों को वहां से भेज देती है और युनचे को कन्फ्रंट करती है, उसकी आराम की जिंदगी के लिए ताना मारते हुए। जवाब में युनचे भी उसकी रिलैक्स ना कर पाने की आदत का मजाक उड़ाता है और बड़े स्मग स्टाइल में बताता है कि वो तो बस उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि वो गुस्से में वहां से निकल जाती, युनचे अपना ट्रम्प कार्ड खेलता है। वो अनाउंस करता है कि 1 महीने में वो ये रियल्म छोड़कर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट वापस जा रहा है। ये सुनते ही उसका सारा गुस्सा जैसे हवा हो जाता है और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी और वल्नरेबिलिटी ले लेती है। उसका कोल्ड फसाड टूट जाता है और वो उसे बस इतना पूछती है, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? युनचे ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ जाना ही होगा। वो सब शायद सोचते होंगे कि मैं मर चुका हूं। पता नहीं मैंने उन्हें कितना दुख दिया है। अगर मेरे फादर की चोट ना होती तो मैं 2 महीने पहले ही चला गया होता। उसका टोन बदला और वो मुस्कुराया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाओगी? वो ठंडेपन से दूसरी तरफ मुड़ गई। तुम जहां चाहे जाने के लिए आजाद हो, इसका इस एम्प्रेस से क्या लेना देना? अगर तुम्हारे जैसा एक बदतमीज इंसान यहां कम हो जाए तो मैं शांति से रहूंगी, और अगर तुम मेरे मरने से पहले वापस आ भी गए तो बेहतर यही होगा कि तुम कभी मिलने ना आओ। उसकी आवाज इतनी बेदर्द थी कि वो हैरान रह गया। जैसे ही वो फिर से जाने के लिए मुड़ी, वो अचानक चिल्लाया, क्या तुम हमेशा मेरे सामने ऐसी झूठी बातें ही करती रहोगी? इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, वो उसके और करीब आ गया। अगर तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और बदला लेने में तुम्हारी मदद की थी, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो। मैं आगे जो भी कहूंगा तुम उसे पूरा सुनोगी, बिना इंटरप्ट किए या यहां से जाए। वो रुक गई। ठीक है, क्योंकि तुम जाने वाले हो, मैं सुनूंगी कि तुम क्या कहना चाहते हो। बोलो। वो उसके सामने 3 कदम दूर जाकर खड़ा हो गया और उसकी शांत आंखों में देखने लगा। उसने जोर से साफ साफ कहा, लिटिल डीमन एम्प्रेस। वंचाई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उतनी ही कोल्ड और हार्टलेस हो जितना तुम दिखती हो? अफसोस, मेरी नजरों में तुम ऐसी नहीं हो। मैंने तुम्हारी सोच से ज्यादा असलियत में कोल्ड ब्लडेड लोग देखे हैं। वो कभी बदले के लिए अपनी जान नहीं देंगे या किसी को एक घातक वार से बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे
या पूरे रियल्म की जिम्मेदारी इतनी मेहनत से नहीं उठाएंगे। ये जो कोल्डनेस तुम दिखाती हो, ये बस एक कपड़ा है दूसरों को और खुद को धोखा देने के लिए। मुझे विश्वास है कि मैंने उस कपड़े के नीचे तुम्हारे असली रूप को देखा है। मैं तुम्हारे टेम्परेमेंट की बात कर रहा हूं, तुम्हारी बॉडी की नहीं। गलत मत समझना। तुम बहुत महान हो ना। तुमने 100 साल तक ड्यूक हुआई का सामना किया, डीमन एम्परर के क्लैन की आखिरी इज्जत को बचाए रखा। हर दिन ना जाने कितनी मुश्किलों और प्रेशर से भरा होगा। तुम मौत से बची, अपना बदला पूरा किया और ड्यूक हुआई के पूरे पैलेस को खत्म करने की जिम्मेदारी उठाई, भले ही उसमें कई बेगुनाह मारे गए। एक सच में बेरहम रूलर बिना सोचे समझे ऐसा कर देता, लेकिन तुम्हारे लिए इसने तुम्हें एक अंधेरे में कैद कर दिया होगा। इसीलिए मैं हर रोज तुम्हारे पास आता था, तुम्हें उकसाने के लिए, तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए, ताकि मैं उस अंधेरी जगह से बाहर निकलने और खुद को माफ करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। लिटिल डीमन एम्प्रेस चुप रही। वो अपनी बात पर पूरा विश्वास रखते हुए बोलता रहा, यह मत सोचना कि यह मेरा अंदाजा है। मैं जानता हूं कि बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है। मुझे पहली बार का अंधेरा और दर्द याद है। लेकिन तुमने 100 सालों में आज तक कभी किसी बेगुनाह इंसान को नहीं मारा। मैं जानता हूं कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, भले ही बाकी रियल्म को न पता हो। उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता है। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में घुसने से पहले मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी फैमिली के लिए था। तुम मेरे लिए सिर्फ एक किरदार थी, द लिटिल डीमन एम्प्रेस। मैं कभी किसी इंसान के प्रति वफादारी की कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन अपनी फैमिली के लिए मैंने तुम्हें सबसे बड़ी वफादारी दिखाई जो मैं दिखा सकता था। लेकिन जब हम वहां से निकले, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए था और सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारे लिटिल डीमन एम्प्रेस के स्टेटस से भी नफरत हो गई थी, क्योंकि इससे तुम्हें तकलीफ होती है और ये हमारे बीच दूरी पैदा करता है। उसके होंठ कांपे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लिटिल डीमन एम्प्रेस वो किस्मत है जो तुम पर थोपी गई थी। मुझे उस बोझ से नफरत है जो ये तुम पर डालता है, लेकिन मुझे तुम्हारे फैसलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। लेकिन जब हमारे बीच के मामले की बात आती है तो मुझे नाखुश होने का पूरा हक है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह साफ है कि मैं तुम्हारे दिमाग में हूं, तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? इनकार मत करना। तुम्हारी हरकतें इसे मेरे लिए और भी साफ कर देती हैं। जो मेडिसिन पिल तुमने नष्ट किया था वो नहीं था जो मैंने तुम्हें दिया था। तुम सिर्फ मेरी वजह से परेशान थी, डर रही थी कि मैं तुम्हारे लिए खुद को और नुकसान पहुंचाता रहूंगा। जब मैं तुमसे मिलने आता था तो तुमने मुझे कभी नजरअंदाज नहीं किया। पिछले महीने तक जब तुमने मुझे सुजुकी के साथ देखा, तुम्हारा दिल जल रहा था। अगर मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं होता तो तुम ऐसा क्यों करती? तुम कुछ चीजों में बहुत चालाक हो, लेकिन जब दिल के मामलों की बात आती है तो तुम एक टीनेजर लड़की की तरह नादान हो। उसकी आवाज और गहरी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता मेरी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाएगा? ड्यूक हुआई का सामना करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मुझे घटिया लोगों की घूरती नजरों से कोई फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें लगता है कि क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल बचे हैं, तुम्हें ऐसी फीलिंग्स का कोई हक नहीं है कि तुम मुझे सिर्फ नीचे खींचोगी? वो अचानक आगे बढ़ा और उसका कंधा पकड़ लिया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दूर रखने से मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दूंगा, या जब तुम चली जाओगी तो मुझे दर्द नहीं होगा? तुम बहुत ज्यादा नादान हो। मैं तुम्हें बताता हूं, जिस दिन हम उस वैली से निकले थे, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी के लिए मेरी औरत बनोगी। मुझे तुम्हारे स्टेटस की परवाह नहीं है। अगर तुम ईमानदारी से मेरी फीलिंग्स का सामना कर सको और मुझे अपनी दुनिया में आने दो, तो भले ही मैं तुम्हें बचा ना सकूं, तुम्हारी यादें मेरे लिए एक छोटी लेकिन हमेशा रहने वाली खुशी की होंगी। लेकिन अगर तुम इसी तरह ठंडी बनी रही तो मेरे पास सिर्फ जिंदगी भर का पछतावा रह जाएगा। तुम्हें लगता है तुम मेरे लिए पीछे हट रही हो, लेकिन तुम सिर्फ हम दोनों को तकलीफ दे रही हो। समझ में आया? उसकी आंखें कांपी और वो लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए वो उसकी आंखों में देखता रहा, उसके अंदर के तूफान को देखते हुए। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे अपने क्लैन की शान बनाए रखने के लिए रिजेक्ट करती हो। तुम पहले ही बहुत कुछ कुर्बान कर चुकी हो, यहां तक कि अपनी जान भी। क्या तुम, जब तुम्हारी जिंदगी की आग बुझने वाली है, थोड़ा सा अपने लिए नहीं जी सकती? क्या मैं सच में इतना भी लायक नहीं कि तुम मेरे लिए थोड़ी सी सेल्फिश बन सको? उसने अपना पूरा दिल खोलकर रख दिया। उसके शब्द जज्बातों का एक तूफान थे। उसने बीच में टोका नहीं, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुड़ी और उड़कर चली गई। उसने गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे फर्श की टाइल्स टूट गईं। तुम्हें मौत से भी डर नहीं लगता, फिर भी तुम मुझसे भागती रहती हो। तुम अब भी यह कहने की हिम्मत करती हो कि तुम मेरे बारे में नहीं सोचती? लिटिल डीमन एम्प्रेस, अगर मैं तुम्हें हरा सकता तो मैं तुम्हें अपने साथ खींचकर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट ले जाता,
भले ही पूरा इल्यूजरी डीमन रेल्म मेरे पीछे पड़ा होता ताकि तुम्हें फिर कभी लिटिल डीमन एम्प्रेस ना बनना पड़े। उसकी मां मू युरू चिंता में उड़कर उसके पास आई। चेयर, क्या हुआ? तुम लिटिल डीमन एम्प्रेस को किडनैप करने जा रहे हो? वो तुरंत अपनी बात से पलट गया। मदर, आपने गलत सुना। मैं तो बस उनके प्रति अपनी हमेशा की वफादारी की कसम खा रहा था। अगर मैंने ऐसी कोई बात कही होती तो वो मुझे वक्त से पहले ही कब्र में भेज देती। हा हा। हालांकि अभी भी शक था, उन्होंने इस बात को जाने दिया। तुम्हारे फादर और मैंने तुम्हारे और एम्प्रेस के बीच का तनाव महसूस किया है। तुम्हें उनके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। उनका ब्लड लाइन अवेकन के बाद उनका टेम्परमेंट और भी कोल्ड और कठोर हो गया है। अगले 3 दिन शांति से बीते। चौथी सुबह युनचिंग होंग ने उसे जगाया। चेयर, लिटिल डीमन एम्प्रेस ने आज दोपहर को सभी गार्डियन फैमिलीज और ड्यूक पैलेसेस के लिए एक लंच फीस्ट रखा है। उन्होंने खास तौर पर तुम्हारी मौजूदगी के लिए कहा है। युनचे की नींद गायब हो गई। लंच फीस्ट? उन्होंने मुझे बुलाया है? क्या उन्होंने कुछ और कहा? युनचिंग होंग ने ना में सर हिलाया। बस इतना कि यह एक बहुत बड़ा मामला है जो हमारे इल्यूजरी डीमन रेल्म के फ्यूचर से जुड़ा है। डीमन इंपीरियल ग्रेट हॉल का माहौल एकदम गर्म था। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने सबको एक सीरियस मैटर डिस्कस करने के लिए बुलाया था। युनचे को गड़बड़ की स्मेल आ गई थी और उसने सही गेस किया कि यह मीटिंग उसी के बारे में है। उसने नोटिस किया कि एम्प्रेस ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, जो कि एक बहुत बुरा साइन था। अचानक एम्प्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अनाउंस किया कि डीमन एम्परर ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक हस्बैंड चुनना होगा। यह सुनकर वहां मौजूद सब लोग स्टन्ड रह गए, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने युनचे का नाम लिया। युनचे के मुंह में जो चाय थी वो सीधा उड़कर श्याओयुन के फेस पर जा लगी। पूरा हॉल बौखला गया। कई मेंबर्स ने इस शादी को प्रोटेस्ट किया, लेकिन एम्प्रेस ने गुस्से में उन्हें फौरन चुप करा दिया। उन्होंने सबको याद दिलाया कि ड्यूक हुआई के रिबेलियन के टाइम वो कितने डरपोक थे। फिर उन्होंने इस डिसीजन का असली रीजन बताया। युनचे के पास भी गोल्डन क्रो ब्लड लाइन थी। इस तरह उनका बच्चा डीमन एम्परर थ्रोन का एक प्योर एयर होगा। इससे ऑपोजिशन शांत हो गया, लेकिन युनचे ने शौयुन से यह चिल्लाकर कहलवाकर मामले को सील कर दिया कि यह खुद गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट की मर्जी है। जैसे ही डिवाइन स्पिरिट की मर्जी का जिक्र हुआ, पूरे हॉल का एटीट्यूड ही पलट गया। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वही अब सपोर्टर्स बन गए और इसे स्वर्ग में बनी जोड़ी कहने लगे। लेकिन इस सेलिब्रेशन के बीच युनचे अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। उसे इस बात का गुस्सा था कि उसकी लाइफ का इतना बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बिना लिया जा रहा था। एम्प्रेस ने शादी 7 दिन बाद के लिए फाइनल कर दी और डिले करने के किसी भी सजेशन को साफ मना कर दिया। जैसे ही सब लोग ग्रैंड इवेंट की तैयारी के लिए बाहर भागे, दूल्हे यानी युनचे को सब पूरी तरह भूल गए और वो खाली हॉल में अकेला रह गया। जब सब चले गए तो एम्प्रेस ने ठंडे लहजे में उससे पूछा, अब खुश हो तुम? ये सुनते ही युनचे गुस्से से फट पड़ा। चिल्लाते हुए बोला कि उन्हें कोई हक नहीं है उस पर इतना बड़ा डिसीजन थोपने का। लेकिन उसके घबराए हुए रिएक्शन को देखकर युनचे समझ गया कि वो अपनी खुद की नर्वसनेस छुपा रही थी। उसने उसे छेड़ते हुए कुछ कहा, लेकिन उसने पलटकर जवाब दिया कि वो उससे शादी कर रहा है, डीमन एम्परर के क्लैन को ज्वाइन कर रहा है और उनके बच्चों को उसका सरनेम मिलेगा। युनचे ने साफ मना कर दिया और डिक्लेयर किया कि एक मर्द होने के नाते और युन फैमिली का यंग पेट्रियार्क होने के नाते उसका प्राइड इसकी इजाजत नहीं देगा। घर पर उसके फादर युनचिंग होंग उसका वेट कर रहे थे। उन्होंने शांति से एक चुभने वाला सवाल पूछा, लिटिल डीमन एम्प्रेस के पास कितना टाइम बचा है? युनचे शॉक्ड रह गया। उसके फादर ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें पहले से ही शक था कि एम्प्रेस ने अपनी करंट स्ट्रेंथ पाने के लिए किसी फॉरबिडन लाइफ ड्रेनिंग पावर का इस्तेमाल किया है। फिर उन्होंने युनचे को सलाह दी कि अगर वो सच में उसकी परवाह करता है तो उसे एम्प्रेस की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। युनचिंग होंग ने उसे पूरा लॉजिक समझाया। एक एम्प्रेस होने के नाते वो अपने से नीचे किसी फैमिली में शादी करके अपना स्टेटस खराब नहीं कर सकती, और ऐसा करने से डीमन एम्परर क्लैन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर युनचे उनके क्लैन में शादी करता है तो उनकी ब्लड लाइन उनके बच्चों के जरिए आगे बढ़ेगी, जबकि युन फैमिली की ब्लड लाइन उसकी दूसरी वाइफ्स के जरिए चलती रहेगी। उन्होंने बताया कि उसे हस्बैंड बुलाकर और उसकी दूसरी वाइफ्स को एक्सेप्ट करके एम्प्रेस एक ऐसा प्यार दिखा रही है जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने युनचे को चैलेंज किया, पूछते हुए कि क्या उसका प्राइड उस औरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे वो प्यार करता है। यह सच युनचे पर बिजली की तरह गिरा। अपने सेल्फिशनेस की गहराई को महसूस करके उसने डिक्लेयर किया कि अब वो समझ गया है कि उसे क्या करना है। अपने फादर को एक कॉन्फिडेंट स्माइल देकर युनचे एक लाइट की स्ट्रीक में गायब हो गया और सीधा डीमन इंपीरियल हॉल की तरफ निकल पड़ा। युनचे तेजी से डीमन इंपीरियल हॉल वापस पहुंचा,
पर वहां जाकर पता चला कि एम्प्रेस अपने रूम में जा चुकी थी। वो उनके पास गया और एक जल्दबाजी वाले हक के लिए रूम के पार फेंके जाने के बाद उसने सीरियस होकर उनकी शर्त मान ली। वो डीमन एम्परर के क्लैन में शादी करेगा, अपनी प्राइड से ऊपर उनकी खुशी को रखेगा। उसके इस सैक्रिफाइस से इंप्रेस होकर एम्प्रेस ने उसका थैंक यू वाला हग एक्सेप्ट कर लिया। युनचे ने उन्हें पकड़े रखा और उनसे प्रॉमिस किया कि वो उनके सारे बोझ उठाएगा और उनकी लाइफ पर लगे 3 साल के कर्ज को तोड़ देगा। लेकिन जब उसके हाथ उनके चेस्ट की तरफ भटके तो एक और एक्सप्लोजन ने उसे रूम से बाहर उड़ा दिया, जिसे देखकर मेड्स को काफी मजा आया। अब जब शादी को गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट की मर्जी का आशीर्वाद मिल गया था तो यह खबर पूरे रेल में फैल गई। जहां ज्यादातर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं दूर के टेरिटरी से लॉर्ड्स अपने सबसे तेज प्रोफाउंड आर्क्स में टाइम के खिलाफ रेस लगा रहे थे ताकि सिर्फ 7 दिनों में शादी के लिए डीमन इंपीरियल सिटी पहुंच सकें। शादी का दिन पलक झपकते ही आ गया। पूरा शहर रेड और गोल्ड कलर से जगमगा रहा था। युनचे, जिसे अब डीमन लॉर्ड का टाइटल मिल गया था, सेरेमोनी के लिए तैयार था। लेकिन सबकी निगाहें लिटिल डीमन एम्प्रेस पर टिकी हुई थी, जिन्होंने एक मैग्निफिसेंट गोल्डन गाउन में एक ब्रेथ टेकिंग एंट्री मारी थी। उनका उदास ऑरा अब एक मेस्मराइजिंग चार्म में बदल चुका था। शादी की रस्मों के बाद दोनों को उनके चेंबर में अकेला छोड़ दिया गया। एम्प्रेस की थोड़ी शर्मीली हिचकिचाहट के बाद उन्होंने एक डेस्परेट रिक्वेस्ट की, पूछते हुए कि क्या उसकी मेडिकल स्किल्स उन्हें जल्दी एक बच्चा कंसीव करने में हेल्प कर सकती हैं। उनकी इस कमजोरी को देखकर युनचे का पैशन जाग उठा। उसने मजाक में कहा कि इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए उन्हें हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में की थी। उनके घबराए हुए प्रोटेस्ट्स को इग्नोर करते हुए उसने उनके कपड़े फाड़ दिए और चेंबर उनकी धीमी सिसकियों से गूंज उठा जब उन्होंने अपनी शादी को पूरा किया। लेकिन जैसे ही यह सब हो रहा था, युनचे के दिमाग में जैस्मिन की आवाज ठंडे गुस्से के साथ गूंजी, जो एम्प्रेस पर तरस खा रही थी। उसने एक दिल दहलाने वाला ट्रेजिक सीक्रेट खोला। उस लाइफ ड्रेनिंग पावर के इस्तेमाल की वजह से एम्प्रेस की बॉडी इतनी डैमेज हो चुकी थी कि एक बच्चा पैदा करने का उनका सपना अब नामुमकिन था। शादी के बाद युनचे को इल्यूजरी डीमन रेल्म का पहला डीमन लॉर्ड बनाया गया। इस शादी ने सिर्फ इंपीरियल ब्लड लाइन को ही सिक्योर नहीं किया, बल्कि लिटिल डीमन एम्प्रेस को भी बदलकर रख दिया। उनका ठंडा और उदास ऑरा नरम पड़ गया, खासकर युनचे के आसपास। उन्होंने सबको हैरान करते हुए युनचे के पेरेंट्स को अपने माता पिता की तरह इज्जत दी। इससे यून फैमिली का स्टेटस आसमान छूने लगा और वो एक तरह से रेल्म के नए रूलर्स बन गए। ये पावर शिफ्ट शादी में मिले तोहफों से और भी पक्का हो गया, जिसमें ट्रेजर्स का एक पहाड़ था, साथ ही 1000 से ज्यादा पावरफुल सोर्ड्स भी। उनमें 7 लेजेंडरी टायरेंट प्रोफाउंड सोर्ड्स भी शामिल थीं, हर एक प्राइसलेस आर्टिफैक्ट। युनचे ने वो सब ले लिया और अंदर ही अंदर प्लान बनाया कि इस पूरे खजाने को होंगर को खिलाकर हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर सोर्ड को जगाएगा। कुछ दिन बाद जब युनचे एक लोटस पॉन्ड के पास रिलैक्स कर रहा था और होंगर को एक एम्परर प्रोफाउंड सोर्ड पेस्ट्री की तरह चबाने दे रहा था, तब एम्प्रेस वहां आई। उनका नाम अब पता चला, सही ई। माहौल एकदम सीरियस हो गया जब उन्होंने युनचे के प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट वापस जाने के प्लान पर सवाल उठाया। उसे रोकने की उम्मीद में उन्होंने उसे ड्यूक पैलेसेस से कॉन्क्यूबाइंस देने का ऑफर तक दे डाला, लेकिन युनचे अपना मन बना चुका था। उसने वापस आने का प्रॉमिस किया, यहां तक कि मजाक में अपनी दूसरी वाइफ्स को उनसे मिलाने की बात भी छेड़ दी। इस पर उसे एक गुस्से भरी धमकी मिली, जिसे उसने जल्दी से एक पैशनेट गले लगाने से शांत कर दिया। उसके जाने की सुबह काफी इमोशनल थी। चैयी ने समझाया कि जब तक गद्दार ड्यूक मिंग को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती, वो वहां से नहीं जा सकती। अपने पेरेंट्स के साथ एक आंसुओं भरी विदाई के बाद, जिन्होंने उसे सावधान रहने और अभी बदला न लेने की सलाह दी, युनचे ने अपना प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क तैयार किया। ठीक तभी शाओयुन और उसकी दुल्हन नंबर 7 अंडर हेवन दौड़ते हुए आए और उसके साथ अपने होमलैंड वापस जाने का इरादा जाहिर किया। उनके साथ फौरन नंबर 7 का चिंतित बड़ा भाई नंबर 1 अंडर हेवन भी आ गया, जो एक प्रोटेक्टर के रूप में उनके साथ जाने पर अड़ गया। युनचे ने उसे यकीन दिलाया कि उनकी मंजिल एक दूर दराज का देश है, जो किसी भी खतरे से बहुत दूर है। अपने सारे साथियों के साथ युनचे ने आर्क को एक्टिवेट किया और वो सब एक स्पेशल डिस्टॉर्शन में गायब हो गए। नीचे खड़ी लिटिल डीमन एम्प्रेस उन्हें जाते हुए देखती रही। उनका दिल एक ऐसे अकेलेपन से भर गया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क का सफर पलक झपकते ही पूरा हो गया। सिर्फ 3 सांस लेने के समय में उन्होंने लाखों मील का सफर तय कर लिया था और वो अपनी मंजिल पर पहुंच भी गए, इससे पहले कि अंडर हेवन सिबलिंग्स आर्क के इतने बड़े साइज को देखकर ठीक से हैरान हो पाते। लेकिन जब उन्होंने बाहर कदम रखा तो उनका स्वागत उस जिंदा दिल ब्लू विंड नेशन ने नहीं किया जिसे युनचे याद करता था। उसकी जगह
उन्होंने एक बंजर उजाड़ जमीन पाई जहां हवा में भी जान नहीं थी। यूनचे को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया जब उसने ऊपर उड़कर दूर न्यू मून सिटी को देखा, जो बिल्कुल बेजान थी और एक अजीब उदास धुंध में लिपटी हुई थी। उसका सबसे बुरा डर सच होने लगा जब उनका सामना सिकोंग डू के लीड किए हुए सर्वाइवर्स के एक ग्रुप से हुआ, जो ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस से उसका पुराना जानकार था। यूनचे के गोल्डन क्रो एम्बलम को गलती से डिवाइन फीनिक्स का निशान समझकर सिकोंग डू ने नफरत और गुस्से से हमला कर दिया। एक छोटी और शॉकिंग मुलाकात के बाद जो सच सामने आया वो एक जागती आंखों से देखा हुआ बुरा सपना था। 3 साल पहले डिवाइन फीनिक्स एम्पायर ने बिना किसी वजह के एक फुल स्केल हमला कर दिया था। उन्होंने सिर्फ जीता नहीं बल्कि कत्लेआम मचाया था। न्यू मून सिटी एक खंडहर बन चुकी थी, जमीन झुलसा दी गई थी और लाखों ब्लू विंड सिटीजन्स को मार दिया गया था। यह तबाहकुन खबर और भी बुरी होती गई। यूनचे के फादर इन लॉ यानी एम्परर को हमले की शुरुआत में ही मार दिया गया था। उसकी पहली वाइफ कांग युए, जो अब एम्प्रेस थी, पिछले 3 सालों से अकेले ही एक बेबसी भरी लड़ाई लड़ रही थी। उनके सबसे बुरे वक्त में सबने उनका साथ छोड़ दिया था। हेवनली स्वॉर्ड विला, उनके कसम खाए हुए प्रोटेक्टर्स ने खुद को बंद कर लिया था और बाकी नेशंस ने मदद करने से इनकार कर दिया था। अपनी वाइफ युएर की इस अकेली लड़ाई का बोझ यूनचे के अंदर दर्द और गुस्से की एक लहर बनकर दौड़ गया। आखिरी झटका तब लगा जब उसे सबसे जरूरी सच पता चला। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी टूटने की कगार पर थी। 7 लाख डिवाइन फीनिक्स सोल्जर्स की एक विशाल सेना एक दिन पहले ही कैपिटल पहुंच चुकी थी। शहर किसी भी पल गिर सकता था। बिल्कुल टाइम नहीं था। सिकोंग डू और उसके आदमियों को पावरफुल हीलिंग पिल्स देने के बाद यूनचे का गुस्सा फट पड़ा। उसने प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क को बुलाया और वो अपने साथियों के साथ गायब हो गया। एक बेबसी भरी पल भर में डिमेंशन को चीरते हुए घिरी हुई कैपिटल की तरफ निकल पड़ा। इसी बीच प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल सेक्ट्स में यूनचे की मौत का असर बड़े बड़े इवेंट्स को जन्म दे रहा था। सन मून डिवाइन हॉल का यंग मास्टर ये सिंहान 6 महीने के सिक्लूजन से बाहर निकला और उसने टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के 8th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसका पहला ऑर्डर सिया किंग्यू को उसके पास लाने का था, लेकिन उसके आदमी फेल हो गए थे और वो महीनों से फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के डिफेंसेस में फंसे हुए थे। गुस्से में ये सिंहन ने उन्हें 10 दिन का अल्टीमेटम दिया कि या तो उसे पकड़ो या मारो। फिर उसका ध्यान ब्लू विंड नेशन की तरफ गया, जहां उसे पता चला कि डिवाइन फिनिक्स आर्मी अजीब तरीके से फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में कुछ ढूंढ रही है। लेकिन हॉल एक और भी ज्यादा हैरान कर देने वाले खुलासे से हिल गया। सिया युआनबा, जो सिर्फ 21 साल का था, 3 साल के सिक्लूजन से एक सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म मोनार्क बनकर निकला था। अपने सीक्रेट को खोलने के लिए ये सिंहान को मारने की कसम खाए हुए और अपने देश की बर्बादी की खबर से गुस्से में सिया युआनबा अब सेंट एम्परर के पर्सनल प्रोफाउंड आर्क में रॉकेट की स्पीड से ब्लू विंड नेशन की तरफ बढ़ रहा था। यह समझते हुए कि एक फुली रियलाइज्ड सिया युआनबा कितना बड़ा खतरा बन सकता है, यह सिंहान ने एक ठंडा खतरनाक ऑर्डर दिया। उसके फादर को खबर दी जाए ताकि वो इस यंग मोनार्क की मौत की साजिश रच सके। ठीक उसी वक्त डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के अंदर उतनी ही इंपॉर्टेंट एक और घटना हो रही थी। यूनचे की मौत की खबर से लगे सदमे के कारण 3 साल तक कोमा में रहने के बाद प्रिंसेस फेंगशुएर आखिरकार जाग गई थी। लेकिन उसका जागना खुशी का नहीं था। यह यूनचे की मौत पर एक गहरे दिल तोड़ देने वाले दुख का था। जब उसके भाई ने यूनचे की बुराई की तो उसने एक डरावनी पावर का विस्फोट कर दिया। अपने फादर एम्परर फेंग हेंगकोंग के शांत करने के बाद उसने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की। वो स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस जाना चाहती है, यूनचे के साथ किया एक वादा पूरा करने के लिए। और उसने अपने फादर से कहा कि वो यूनचे के देश ब्लू विंड नेशन के साथ नरमाई से पेश आए। फेंग हेंगकोंग तुरंत मान गए, लेकिन जैसे ही वो गई उनका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उन्होंने एक सख्त गैग ऑर्डर जारी किया जिसमें किसी को भी इस हमले के बारे में बात करने से मना कर दिया गया था। उनके मन के ख्यालों ने इस डरावने सच को उजागर किया। उनका हमला कभी बदले के लिए नहीं था। यह जिंदा रहने के लिए एक बेबसी भरा बेरहमी का जुआ था जिसके पीछे एक डरावना राज था। फिनिक्स गॉड बहुत पहले ही मर चुका था और डिवाइन फिनिक्स एम्पायर को ब्लू विंड के रिसोर्सेस लूटने की जरूरत थी, इससे पहले कि दूसरे सेक्रेड ग्राउंड्स उनकी कमजोरी का पता लगा लेते और उन्हें तबाह कर देते। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के ठीक सामने आसमान येलो सैंड से भरा हुआ था। जमीन कांप रही थी और हर तरफ लाशों के ढेर पर खून की नदियां बह रही थीं। पूरे एक दिन और रात की इस भयानक लड़ाई के बाद शहर का डिफेंस अब तबाह हो चुका था। डिवाइन फेनिक्स आर्मी ने आखिरी बचे हुए डिफेंडर्स को सिटी गेट्स के सामने ही घेर लिया था। पूरे बैटलफील्ड पर क्रिम्सन आर्मर की एक फौज समंदर की तरह फैली हुई थी।
डिवाइन फिनिक्स आर्मी के सोल्जर्स एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके फिनिक्स रिफाइंड हथियारों से एक ना सहने लायक गर्मी निकल रही थी। उनका हर एक सोल्जर ब्लू विंड के 10-10 आदमियों से अकेले लड़ने के लिए काफी लग रहा था। उनके आर्मर से भी ज्यादा गहरे रेड कलर से जमीन रंगी हुई थी। जब 7 लाख सोल्जर्स नरक से आई खून की लहर की तरह आगे बढ़े, जैसे पूरे देश को निगल जाएंगे। ब्लू विंड के 10 लाख सोल्जर्स में से अब बस 1 लाख से भी कम बचे थे। वो तब तक चिल्लाए जब तक उनके गले नहीं फट गए। उनकी चीखों में सिर्फ उम्मीद खोने का दर्द गूंज रहा था। सिटी की दीवारों से तीरों की बारिश हो रही थी, जो बढ़ती हुई आर्मी को बस थोड़ा धीमा कर पा रही थी। कमांडर फंग युनली चिल्लाकर ऑर्डर्स दे रहा था। उसका गला बैठ चुका था, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी इतनी दहाड़ थी कि सिटी की दीवारें तक हिल जाएं। ज्यादा दूर नहीं, एम्प्रेस कांग युए बिना हिले खड़ी थी। उसने कोई मुकुट नहीं पहना था और उसके लंबे काले बाल तूफान में तेजी से लहरा रहे थे। उसकी निगाहें ठहरे हुए पानी की तरह शांत थीं। वो जानती थी कि यह पल आना ही था। उसके पास डोंगफांग स्यू और चिन वुशांग बेचैनी से इधर उधर हो रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था जब वो चुपके से अपनी एम्प्रेस की तरफ देखते। जल्द ही तीरों की लगातार आती आवाज शांति में बदल गई। एक सोल्जर दौड़ता हुआ आया और कांपती हुई आवाज में रिपोर्ट किया, जनरल फेंग, हमारे सारे तीर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार जाते ही डिवाइन फीनिक्स आर्मी और भी ज्यादा जोश के साथ आगे बढ़ी। आखिरी डिफेंसिव लाइन अब टूटने लगी थी। फंग युनली की आंखें खून से लाल हो गईं जब वो दहाड़ा, शहर के दरवाजे खोल दो। वो एम्प्रेस कांग युए की तरफ मुड़ा और मिन्नत करते हुए बोला, एम्प्रेस, पैलेस चीफ डोंगफांग को आपको यहां से सुरक्षित ले जाने। कांग युए ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक जिद थी। आगे कुछ मत कहना। हमने कसम खाई है कि हम ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के साथ जिएंगे या मरेंगे। फंग युनली अपने घुटनों पर गिर गया और बोला, उसका माथा जमीन से टकराया, आपकी सेवा करना इस जनरल की जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान था। अगले जन्म में मैं फिर से आपके कमांड के नीचे अपनी जान दांव पर लगाऊंगा। एक दहाड़ के साथ उठते हुए फंग युनली ने अपनी तलवार घुमाई और दीवार से नीचे चार्ज कर दिया। उसकी आवाज ने आसमान हिला दिया जब वो गरजा, ब्लू विंड के आदमियों, मेरे पीछे आओ। डिवाइन फिनिक्स एम्पायर के इन जंगली कुत्तों को काट डालो। शहर के दरवाजे एक झटके से खुल गए। आर्चर्स ने अपने धनुष फेंक दिए, अपनी तलवारें और भाले पकड़े और उसके पीछे दुश्मन की बढ़ती हुई फ्रंट लाइन में घुस गए। डोंगफांग स्यू आगे बढ़ा, इस इरादे से कि वो एम्प्रेस को बेहोश करके यहां से ले जाएगा। कांग युए ने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, पैलेस चीफ डोंगफांग, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की तो होश आते ही मैं अपनी जुबान काटकर मर जाऊंगी। डोंगफांग स्यू वहीं जम गया। फिर हार मानकर एक लंबी सांस लेते हुए उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। नीचे ब्लू विंड के आखिरी सोल्जर्स दरवाजों से बाहर तूफान की तरह निकले। फंग युनली की आवाज एक बार फिर गरजी, शहर के दरवाजे बंद कर दो और मारने के लिए मेरे पीछे चलो। दरवाजे एक गरज के साथ बंद हो गए, जिसने शहर और उनकी किस्मत पर एक आखिरी मोहर लगा दी। दीवारों के ऊपर कांग युए का शांत चेहरा अब टूट गया। आंसुओं ने उसकी नजरों को धुंधला कर दिया जब उसने अपने हाथ उठाए और अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी के साथ चिल्लाई, ब्लू विंड नेशन के योद्धाओं, तुम पहले ही हमारी धरती के सबसे महान हीरो बन चुके हो। ये मिट्टी तुम्हारे खून और आत्माओं को हमेशा याद रखेगी। हम और ब्लू विंड के सारे बेटे और बेटियां तुम्हारी इस हार ना मानने वाली स्पिरिट को कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने देश की आखिरी शान तुम्हारे साथ बांटेंगे और साथ जिएंगे या मरेंगे। उसकी आवाज उस शोर को चीर कर निकल गई जिसने गुस्से की एक आखिरी फ्लेम भड़का दी। हर सोल्जर का खून उबलने लगा। उनके चेहरे अजीब से मास्क में बदल गए। आंखें भूखे भेड़ियों की तरह क्रिम्सन चमक रही थीं। उन्होंने सारा डिफेंस छोड़ दिया और खुद को दुश्मन के हथियारों पर फेंकने लगे। उन्होंने टूटे हुए हाथ पैर घुसाए, आर्मर के गैप से वार किया और एक न रुकने वाले पागलपन के साथ जान के बदले जान लेने लगे। लड़ाई के अंत तक ब्लू विंड के 50,000 बचे हुए सारे सोल्जर्स गिर चुके थे, लेकिन वो अपने साथ 50,000 और डिवाइन फिनिक्स एलिट्स को मौत के मुंह में खींच ले गए। वो बिखरती क्रिम्सन लहर आखिरकार लड़खड़ा गई, इस एहसास से हिलकर कि उन्होंने सोल्जर्स का नहीं बल्कि बदले की आत्माओं का सामना किया था जो मरने से इनकार कर रही थीं। काफी ऊपर सेकंड इन कमांड दुआन जिंगहंग नीचे देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में डर भरा था। वो बड़बड़ाया, वो ब्लू विंड एम्प्रेस। बस कुछ लफ्जों से उसने अपने सोल्जर्स को शैतान बना दिया। कमांडर ची रंजंग ने धीरे से सांस छोड़ी और जवाब दिया, वो 3 साल से भी कम से शासक है, सिर्फ 20 साल की एक लड़की। फिर भी उसने अपनी पूरी आर्मी का दिल जीत रखा है। उसने हर बार सरेंडर करने से मना कर दिया। ऐसे रूलर के साथ
कौन पीछे हटेगा? मैंने पहले कभी किसी औरत की इतनी इज्जत नहीं की, पर वो पहली है। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज ने उनके इस ख्याल को तोड़ा। तो तुम दोनों एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? दोनों आदमी तेजी से मुड़े और गहराई से झुके। 19th एल्डर, 43rd एल्डर। क्रिम्सन रोब पहने 2 एल्डर्स नीचे उतरे। उनकी आंखें अंदर की फ्लेम से जल रही थीं। उनके रोब्स पर गोल्डन फीनिक्स की कढ़ाई चमक रही थी, जो उन्हें डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के बड़े ओहदे वाले लोगों के रूप में पहचान दे रही थी। 19th एल्डर फेंग फेहेंग गुस्से से दहाड़ा। 3 साल हो गए और हम अब तक इस मामूली से ब्लू विंड नेशन को नहीं जीत पाए। 2 घंटे में हमने अपने हजारों बेहतरीन सैनिक खो दिए। ये क्या बकवास है? चीजनचांग ने सावधानी से जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी और तनावपूर्ण थी। मैं एल्डर से समझने की भीख मांगता हूं। जो लोग अपनी पीठ दीवार से लगाकर लड़ते हैं वो सबसे ज्यादा डरावने होते हैं। उन्हें कुचलने के लिए शायद और जाने देनी पड़ेंगी। फंग फेहेंग गुस्से से बोला। उसका चेहरा और काला हो गया। हमारे डिवाइन फीनिक्स सोल्जर्स ऐसे घटिया लोगों के साथ नहीं मरने चाहिए। अगर ये चलता रहा तो हम सेक्ट मास्टर का सामना कैसे करेंगे? फेयिंग। 43rd एल्डर फंग फेयिंग धीरे से हंसा जब उसका शरीर हवा में उठने लगा। एक ओवरलॉर्ड का दम घोंट देने वाला ऑरा वहां फैल गया, जिसने नीचे बैटलफील्ड की चीखों को एक पल में शांत कर दिया। उसने नीचे संघर्ष कर रहे सोल्जर्स को देखा। उसका हाथ फीनिक्स फायर से जलने लगा और अपनी कलाई के एक झटके से फ्लेम का एक दहकता हुआ गोला आगे बढ़ा, जो सीधा सिटी गेट्स की तरफ जा रहा था। आसमान से एक प्रेशर डालने वाला ऑरा नीचे आता है। डोंगफांग श्यू ऊपर देखता है तो उसे एक छोटा सा फ्लेम का गोला उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। उसका दबाव इतना ज्यादा था कि उसका शरीर कांप जाता है। यह एक मिड स्टेज ओवरलॉर्ड की फीनिक्स फ्लेम थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो फौरन कांग युए को अपने शरीर से बचाता है और अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी निकाल देता है। डोंगफांग श्यू चिल्लाता है, हटो, सब लोग यहां से दूर हटो। फीनिक्स फ्लेम्स बेरहमी से जमीन से टकराती हैं। एक धमाका होता है जो जमीन और आसमान को हिला देता है और फ्लेम का एक बड़ा सा स्तंभ सिटी गेट्स के सामने से उठता है। 2000 से ज्यादा ब्लू विंड सोल्जर्स उसमें लपेट कर जल जाते हैं, जबकि अनगिनत और दूर जा गिरते हैं। फंग यूनली सिटी की दीवार से जा टकराता है। उसका शरीर खून से लथपथ था। पहले से ही तबाह हो चुके दरवाजे और दीवारें अब गिरने की कगार पर थीं। अपनी पूरी ताकत से उस इंपैक्ट को रोकते हुए डोंगफांग श्यू गुस्से से आसमान में घूरता है जब उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। हमलावर ने डिवाइन फीनिक्स सेक्ट एल्डर के कपड़े पहने हुए थे, एक प्रैक्टिशनर जो कम से कम 5th लेवल ओवरलॉर्ड होना चाहिए। डोंगफांग श्यू के माथे पर नसें उभर आती हैं जब वो गुस्से से उस आदमी को डांटता है। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का एक ग्रैंड एल्डर होते हुए तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो कि आम सोल्जर्स पर हमला करो? तुम्हें अपनी कोई इज्जत नहीं है क्या? कांग युए ठंडी आवाज में जवाब देती है, पैलेस चीफ डोंगफांग, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट ने कब का ईमान और इंसानियत छोड़ दी है। उन्हें इज्जत की क्या परवाह होगी? ऊपर से फेंग फेइंग हंसता है। उसकी निगाहों में दया भरी थी। वो बोलता है, ये एल्डर बस तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा है। शहर खोल दो और सरेंडर कर दो। शायद अभी भी तुम्हारा बचना संभव हो। कांग युए बीच में ही बोलती है। उसके शब्दों से नफरत टपक रही थी। बूढ़े बदमाश, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। हमें एक मरे हुए किंगडम का शासक बनने से नफरत होगी। हम 1000 बार मरना पसंद करेंगे, पर एक हारे हुए देश के गुलाम नहीं बनेंगे। उसकी नजरों की तेजी से फंग फेइंग अपनी निगाहें फेर लेता है। वो एक ठंडी हंसी हंसता है जब उसका शरीर फ्लेम में जलने लगता है। वो गुर्राता है, तो फिर तुम सब इस घटिया शहर के साथ राख हो सकते हो। उसके शरीर पर स्कारलेट फ्लेम्स 10 मीटर ऊपर उठती हैं और एक झुलसा देने वाली गर्मी ब्लू विंड इंपीरियल सिटी को घेर लेती है। डोंगफांग श्यू और चिन वुशंग चिल्लाते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। रुको, इसे रोको। वो जानते थे कि ऐसी भयानक फ्लेम शहर के नॉर्दर्न हिस्से को जलाकर राख कर देगी, जिसमें सोल्जर्स और बेगुनाह लोग सब जल जाएंगे। एक क्रूर रोमांच महसूस करते हुए फेंग फेइंग दहाड़ता है, तुम सब घटिया लोगों, जहन्नुम में जाओ। उसकी हंसी के बीच फीनिक्स फ्लेम्स एक गिरते हुए सूरज की तरह बरसने लगती हैं। फंग यूनली चिल्ला उठता है, एक खून से सना हाथ आगे बढ़ाते हुए, उनकी रक्षा करो। डोंगफांग श्यू, चिन वुशंग और दूसरे ब्लू विंड एक्सपर्ट्स कांग युए को बचाते हैं। उनके चेहरे दर्द से बिगड़े हुए थे, ये जानते हुए कि वो इस हमले को रोक नहीं सकते। कांग युए मौत की उन लपटों को देखते हुए अपना सर ऊपर उठाती है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ आंखों में नमी थी। वो सोचती है, आखिरकार सब खत्म हो गया। रॉयल फादर, मैं बहुत बोझ में थी और बहुत थक गई थी। हस्बैंड,
मैं आखिरकार तुम्हारे पास आ सकती हूं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है जब 2 आंसू उसके गालों से नीचे फिसलते हैं। ठीक तभी एक गहरे धमाके की आवाज आती है। फ्लेम्स का एक और गुच्छा, जो बहुत गहरे और ज्यादा तेज रेड कलर का था, उस हमले से टकराता है। एक पल में वो फैल जाता है और फंग फेइंग की फीनिक्स फ्लेम्स को पूरी तरह से निगल लेता है, उन्हें बुझा देता है। फेंग फेइंग की आंखें विश्वास ना करते हुए फैल जाती हैं। जब नई फ्लेम्स उसकी तरफ बढ़ती हैं, उस झुलसा देने वाले ऑरा को महसूस करके लगता है जैसे फ्लेम का कोई नरक हो। उसकी इस अकलबनीय पावर को देखकर फंग फेइंग दहाड़ता है, फेइंग अभी पीछे हटो। फंग फेइंग तुरंत रिएक्ट करता है, कई किलोमीटर पीछे हट जाता है, लेकिन फिर भी वो स्कारलेट फायर के किनारे की चपेट में आ जाता है। एक बहुत ही तेज और दर्दनाक चीख आसमान को चीर देती है जब उसका शरीर एक जिंदा मशाल में बदल जाता है। वो नीचे गिरता है, दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर लुढ़कता है। उसके शरीर पर स्कारलेट फ्लेम्स और तेज हो जाती हैं, जिसके साथ भुने हुए मांस की बदबू आती है। फंग फेइंग चिल्लाता है, फेइंग। वो आगे बढ़ता है, लेकिन गर्मी उसे पीछे धकेल देती है। जब तक वो संभलता है, फेंग फेइंग की चीखें बंद हो चुकी थीं। अब वहां सिर्फ एक जली हुई लाश बची थी, जिसका हाथ दर्द में ऐंठ गया था। डिवाइन फीनिक्स कमांडर्स घूर रहे थे। उनकी आंखों में बेहद झटका और डर भरा था। गर्मी के बावजूद फंग फेइंग को एक चुभने वाली ठंड महसूस होती है। फंग फेइंग, एक लेवल 5 ओवरलॉर्ड, पल भर में जलकर राख हो गया था। वो अपना सर उठाता है और कांपती हुई आवाज में दहाड़ता है, कौन है, कौन है। आसमान में फ्लेम्स गायब हो जाती हैं। उनकी जगह एक भारी उदास प्रेशर ले लेता है, जो पूरे बैटलफील्ड को शांत कर देता है। उस प्रेशर में एक बेहद गुस्सा भरा था, जो फटने को तैयार था। सब लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें फ्लेम में लिपटा हुआ एक अनजान सा साया दिखता है। कोई नहीं बता सकता था कि ये प्रोफाउंड फ्लेम्स थीं या प्योर गुस्से की आग। डोंगफंगशु हकला जाता है। उसकी आंखों की पुतलियां एक ऐसे डर से फैली हुई थीं जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कौन है वो? शाओयुन के सीने में छिपी हुई नंबर 7 अंडर हेवन कहती है, वाह, यह सच में बहुत डरावना है। नंबर 1 अंडर हेवन सहमति जताती है उस तबाही को देखते हुए, यह भयानक है। नंबर 7 उसे ठीक करती है, उसका शरीर सिकुड़ा हुआ था। नहीं, वो नहीं, मैं बात कर रही हूं बिग ब्रदर युन की। वो अभी बहुत बहुत डरावने लग रहे हैं। शाओयुन धीरे से फुसफुसाता है, बिग ब्रदर। नंबर 1 अंडर हेवन उसे पीछे रोकते हुए चेतावनी देती है, उसके पास मत जाना। गोल्डन क्रो फ्लेम्स के नीचे युनचे का शरीर कांप रहा था। उसके गुस्से के तूफान ने नंबर 1 अंडर हेवन को भी एक गहरा और तेज डर महसूस करवाया। एक ऐसे बैटलफील्ड के बीच में जहां हर तरफ खून और डिस्पेयर की बदबू फैली हुई थी, डिवाइन फीनिक्स आर्मी का कमांडर ची जंचंग आसमान से नीचे उतरते हुए उस अकेले फिगर पर चिल्लाता है। भले ही वो राजाओं का सामना करने का आदी था, उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उस अजनबी से निकलने वाली पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना उसके पूरे गुस्से का वो दम घोंट देने वाला ऑरा था। एक ऐसा गुस्सा जो लाखों घिरे हुए जानवरों के गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक था। वो अकेला फिगर युनचे था और उसका दिल गुस्से की भट्टी बना हुआ था। वो अपने देश की तरफ तेजी से वापस आया था। उसके दिल में अपने लोगों से खुशी से मिलने की उम्मीद थी, पर उसके बदले उसे एक जख्मी और खून से लथपथ देश मिला। एक ऐसी दुनिया जो जंग के क्रिम्सन रंग में रंगी हुई थी। उसका अपना गुस्सा एक जंगल की फ्लेम की तरह जल उठा, जो उसके चारों तरफ फैली तबाही की लपटों में मिल गया। वो आसमान से नीचे जमीन पर गिरा और उसके लैंड करने से जमीन कई किलोमीटर तक टूट गई। उसके अंदर से एनर्जी का एक तूफान निकला, जिसने 3000 मीटर के रेडियस में हर चीज और हर किसी को मिटा दिया। पीछे सिर्फ खून और टूटे हुए आर्मर की एक अजीब बारिश छोड़ गया। एक आवाज जिसमें से इंसानियत खत्म हो चुकी थी, एक मौत के फरिश्ते के श्राप की तरह गूंजी, तुम सब मरोगे। फंग फेहेंग नाम का एक नोबल कांपते हुए चिल्लाया, ये एक मोनार्क की पावर है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जबरदस्त पावर वाला कोई ब्लू विंड जैसे छोटे से देश के लिए क्यों बीच में आएगा। मोनार्क लफ्ज ने छी जंचांग और उसके कमांडर्स के दिलों में दहशत भर दी। ऐसे शख्स के सामने उनके लाखों सोल्जर्स बस चींटियों के बराबर थे। उनकी सारी स्ट्रैटेजीज और नंबर्स एक मजाक बनकर रह गए थे। जैसे ही युनचे के चारों तरफ की फ्लेम्स कम हुई, फंग फेहेंग ने उसका चेहरा पहचान लिया और विश्वास न करते हुए उसका नाम चिल्लाया, युनचे। यह नाम कांग युए तक पहुंचा, जो आंसुओं भरी आंखों से सब देख रही थी। शौक से उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो गिरने लगी। एक गोल्डन लाइट के झटके में युनचे वहां पहुंचा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसे देखकर, जो उसकी यादों से कहीं ज्यादा कमजोर लग रही थी, युनचे के गुस्से से भरे दिल को
एक गहरी दर्द भरी शांति मिली। वो अपने घर पर हुई तबाही से परेशान था, लेकिन शुक्रगुजार था कि वो उसे बचाने के लिए वक्त पर लौट आया। कांग यूए ने धीरे से पूछा, हस्बैंड, क्या ये सच में तुम हो? उसकी धुंधली निगाहें उसके चेहरे को देख रही थीं। युनचे ने इमोशनल आवाज में कहा, मैं ही हूं, मैं वापस आ गया हूं। उसने कांग यूए का हाथ अपने गाल पर दबाया, उसे अपनी गर्माहट महसूस कराई, ये यकीन दिलाते हुए कि वो कोई सपना नहीं है। वो जानी पहचानी खुशबू और एहसास जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी, अब सच थे, और राहत के आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। इतने सारे एहसासों के बोझ तले वो उसकी बाहों में शांति से बेहोश हो गई। युनचे ने अपनी पत्नी को अपनी साथी नंबर 7 अंडर हेवन की बाहों में जेंटली लिटाया और उसे उसकी रक्षा करने के लिए कहा। फिर वो अपने छोटे भाई शाओयुन की तरफ मुड़ा। अब उसका चेहरा एक डरावनी शांति से भरा था। क्या तुमने कभी किसी को मारा है? उसने पूछा। जब शाओयुन ने नमे सिर हिलाया, युनचे की नजर वापस दुश्मन की सेना पर गई। उसकी आंखों में एक बार फिर कत्ल करने का इरादा जल रहा था। युनचे ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, अगर तुम एक असली मर्द बनना चाहते हो तो आज से अपने हाथ दुश्मन के ताजे खून से रंग लो। इतना कहकर वो अपने तबाह हुए देश का बदला लेने के लिए डिवाइन फीनिक्स आर्मी की तरफ चार्ज कर गया। जब शाओ यूं हैरान खड़ा था, नंबर 1 अंडर हेवन बोला। उसने समझाया कि भले ही उनका एल्वेन क्लैन मार काट से नफरत करता है, इन बेरहम हमलावरों पर दया करना एक बेवकूफी होगी। उसने शाओयुन को याद दिलाया कि यह सिर्फ युनचे का नहीं बल्कि उसका भी देश है जिसका अपमान हो रहा है। इस बात ने उस नौजवान की आंखों में एक नई समझ जगा दी। खून से सनी जमीन पर डिवाइन फीनिक्स आर्मी के कमांडर्स हैरानी से चिल्ला रहे थे। फंग फेहेंग की घबराहट भरी चीख ने उनके हमलावर को पहचान लिया था। युनचे, ब्लू विंड का प्रिंस कॉन्सॉर्ट, वही आदमी जिसने कभी उनके पूरे सेक्ट को चैलेंज करने की हिम्मत की थी। इस नाम को सुनकर सब हैरान रह गए। युनचे को तो 3 साल पहले मर जाना चाहिए था। वो भी एक मामूली सा अर्थ प्रोफाउंड रियल्म प्रैक्टिशनर था। जो पावर अब वो देख रहे थे वो एक देवता की थी। फंग फेहेंग घबराहट से चिल्लाया, हम पीछे हटते हैं, हाँ हम पीछे हटते हैं। उसकी आवाज फट रही थी। वो युनचे के जिद्दी नेचर को जानता था। 3 साल पहले वो बागी था, अब एक ऐसे गुस्से में जो आसमान को हिला रहा था। वो कुदरत की एक ना रुकने वाली ताकत था। बातचीत का तो सवाल ही नहीं था। पीछे हटने का ऑर्डर कमांड जेट से गूंजा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मारने का एक साफ, बिना किसी रोक टोक वाला इरादा पूरे बैटलफील्ड पर एक ठंडे कफन की तरह फैल गया। 6 लाख सोल्जर्स की रूह डर से जम गई। जब युनचे नीचे उतरा, उसका चेहरा ठंडे गुस्से का एक मास्क था। इस कॉन्टिनेंट पर पहली बार उसने अपने मारने की इच्छा को पूरी तरह से आजाद कर दिया था। विशाल हेवन स्माइटिंग सोर्ड उसके हाथ में आ गई। एक सिंपल झटके से उसने एक प्रलय मचा दी। प्रोफाउंड एनर्जी का एक तूफान फटा जिसने तुरंत हजारों सोल्जर्स को खून के फूलों में बदल दिया, जिन्होंने जमीन को लाल रंग दिया। अपनी सेना के बीच से यह देखते हुए कमांडर ची जंचंग को लगा जैसे उसकी रूह उसके शरीर से भागना चाह रही है। जैसे ही वो रिट्रीट का ऑर्डर फिर से चिल्लाने के लिए अपने कम्युनिकेशन जेट को टटोल रहा था, युनचे का फिगर धुंधला हो गया। वो हैरान सेना के बीच में प्रकट हुआ और स्कारलेट सोर्ड दुनिया हिला देने वाली ताकत से फट गई, जमीन तक फट गई, जिसने हजारों सोल्जर्स को टनों काली मिट्टी के साथ हवा में उछाल दिया। हवा में सोर्ड एनर्जी के एक पागल तूफान ने उनके शरीरों को रेत से भी छोटे टुकड़ों में काट दिया। जब खून से सनी मिट्टी वापस जमीन पर गिरी तो उसने खून और दहशत के एक नरक को ढक दिया। जो बच गए थे वो अधमरे पड़े थे, उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। आसमान से खून की बारिश देखना शाओयुन के लिए बहुत ज्यादा था। कुछ पल पहले उसने जो हिम्मत जुटाई थी वो टूट गई और वो डर से पीला चेहरा लिए मुड़ गया। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं सच में नहीं कर सकता। नंबर 7 अंडर हेवन ने उसे यकीन दिलाते हुए गले लगाया। कोई बात नहीं, मुझे काइंड ब्रदर युन पसंद है। डिवाइन फीनिक्स आर्मी के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने एक मोनार्क की असली ताकत देखी थी। उनके 1 लाख एलिट सैनिक एक ही हमले में गायब हो गए। पीछे दफनाने के लिए लाशें तक नहीं बची थीं। उनकी सारी हिम्मत हवा हो गई। ची जंचंग की घबराहट भरी चीखों ने आखिरकार डर से बेहोश सोल्जर्स को होश में लाया और वो अंधाधुंध घबराहट में इधर उधर भागने लगे। लेकिन युनचे की नफरत एक ऐसी फ्लेम थी जो बुझ नहीं सकती थी। वो आसमान में ऊपर उठा, लपटों को इकट्ठा करते हुए, जब तक एक क्रिम्सन सूरज उसके सर पर ना आ गया। बर्निंग सन रप्चर की दहाड़ के साथ वो सूरज फट गया और भागते हुए सोल्जर्स पर तबाही की फ्लेम बरसने लगी। उनकी चीखें एक मातम बन गईं जब वो तुरंत जलकर राख हो गए।
जहां खड़े थे वहीं। अपनी स्पीड को हद तक बढ़ाते हुए एल्डर फेंग फेहेंग को अचानक एक ठंड महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो युनचे बस कुछ मीटर दूर था। एक मौत का देवता उसके करीब आ रहा था। एक उम्मीदहीन आखिरी कोशिश में उसने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक फिनिक्स फ्लेम्स बर्न्स द हेवेंस इस्तेमाल की। युनचे ने उस हमले का सामना अपनी तलवार के एक बेपरवाह झटके से किया। फिनिक्स फ्लेम्स चिंगारियों की तरह बिखर गईं। हेवन स्माइटिंग सोर्ड से निकली ना रुकने वाली एनर्जी की लहर फंग फेहेंग के सीने से टकराई। खून उगलते हुए उस एल्डर को उसके कॉलर से उठा लिया गया और मौत का एक ठंडा एहसास उस पर हावी हो गया। मैं डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का एक एल्डर हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। वीडियो को लाइक और हाइप करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी से फैमिली का हिस्सा बना जाइए। साथ ही अगर आपके दोस्त इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उन्हें शेयर भी कर देना।